हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हमारे ऑडिटिंग फास्ट ट्रैक का दूसरा दिन है। पहले दिन में हमने 8.1 से लेकर 8.3 तक कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने घर पर दोबारा उसको एक बार ज़रूर पढ़ लिया होगा और उसको लिख लिख कर देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जिसमें आप अपने आंसर को फिट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे होटल हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, कुछ भी एग्जाम में आ जाए, आपको एक सिंगल फॉर्मेट बताकर मैंने आपको समझाया कि पेपर में कैसे अपीयर करना है। अब हम आगे शुरू करते हैं 8.4 से लेकर 8.6 तक। इन तीनों की मैपिंग करोगे आप तो 8.4 आपको मिलेगा बैंक, 8.5 है कोऑपरेटिव सोसाइटी और 8.6 है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दोस्तों, इन तीनों ही टॉपिक्स के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला कि इनकी ऑडिट कैसे होती है और दूसरा ये कैसे होते हैं। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा। बैंक, कोऑपरेटिव और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो दो प्रकार के बन सकते हैं। पहला ये बन सकता है कि इनका ऑडिट कैसे होता है, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर एसेट लायबिलिटी जो हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल वही। बैंकों के अपने खुद के यूनिक लायबिलिटी एसेट इनकम और एक्सपेंस होते होंगे। वो आपको एग्जामिनर विल गिव यू एन आइटम और आपको बताना होगा, जैसे बिल्स रिसीवेबल कैसे होगा, जो भी अमाउंट, जो भी आइटम ऑफ बिजनेस यहाँ पर दे रखा होगा। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे मान लो अगर आप बैंक की बात करोगे तो बैंक में ये एडवांस कैसे चेक होता है, कैश इन हैंड कैसे चेक होता है, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद अदर बैंक, ये तो बिल्कुल उसी प्रकार सॉल्व होगा जैसे हमने कल सॉल्व किया था। यानी कि जिस प्रकार इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट हमने सीखा, ऑडिटिंग का फॉर्मेट हमने सीखा, चेक करने का तरीका हमने सीखा फॉर होटल, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, उसी प्रकार फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फॉर कोऑपरेटिव, फॉर बैंक, आइटम्स टू बी चेक्ड तो वही है, वही फर्नीचर, वही एसेट, वही लायबिलिटी, सब कुछ वही। उस पर मेरे को चर्चा नहीं करनी है। मेरे को चर्चा करनी है दूसरे टॉपिक पर। मैंने आपको दो टॉपिक क्या बताए। पहला, मैंने आपको दो चीज़ें क्या बताई, दो चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, इनका ऑडिट कैसे होता है और दूसरा ये कैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं के बारे में मैं बताऊं आपको। एग्जामिनर कैन आस्क यू टाइप ऑफ बैंक्स, एग्जामिनर कैन आस्क यू रूल्स रिगार्डिंग द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट in a bank or in a cooperative. The examiner can ask you what are the types of laws that are applicable on a bank. यानी कि जब आप इस चैप्टर पर आओगे तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑडिट से अलावा हैं। मतलब ऑडिट कैसे करें उसका प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, ऑडिट बैंकों के ऊपर लगने वाले कानून कौन कौन से हैं, ये कुछ जनरल टॉपिक्स मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के हिसाब से हाईलाइट करके लाया हूं। आप अपना स्टडी मैट ओपन कर लीजिए या फिर आप नोटिंग कर लीजिए। जिन चीज़ों को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, सिर्फ यही आपने याद अगर कर ली तो आपका पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा, बैंक का भी, कोऑपरेटिव का भी और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी। देखो आप, वन क्वेश्चन कैन बिकम के डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स बताइए। ये आप याद कर लो, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक, पेमेंट बैंक और एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कोई चक्कर में नहीं पड़ना है। इनका मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज के लिए हम नहीं आए हैं। दिस इज दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, लाइक दिस। अब जैसे मैंने इसके ऊपर ये लाइन हाईलाइट नहीं करी, ये पैराग्राफ हाईलाइट नहीं करा, तो यू कैन स्किप इट। एग्जाम से एक दिन पहले आपको जो चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम से एक दिन पहले जो चीज़ें आपको याद करके जानी है, वो मैं इस वक्त आपको समझा रहा हूँ। नाउ दे कैन आस्क यू, सेकेंड क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज विच आर अप्लीकेबल ऑन बैंक्स इन इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंट लेजिस्लेशंस अप्लीकेबल ऑन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। हिंदुस्तान के बैंकों पर लगने वाले कानून कौन कौन से हैं। तो वी हैव बैंकिंग रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट, एसबीआई एक्ट, एसबीआई सब्सिडरीज एक्ट, रीजनल रूरल बैंक एक्ट, आईटी एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। Then we have Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act, Credit Information Companies जो सिबिल और सीआरए है हमारे देश में, Payment and Settlement Act 2007, right? In addition RBI Act 1934, ये आपको याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि जो बैंक्स होते हैं उनकी बैलेंस शीट और उनके पीएनएल का फॉर्मेट कैसा होता है, वो किस डिज़ाइन से बनाए जाते हैं, क्या उनका अकाउंट और पीएनएल बैलेंस शीट कंपनी लॉ के हिसाब से बनता है या दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फॉर्मेट, दे हैव देयर ओन सेट ऑफ फॉर्मेट। ये देखो आप, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत थर्ड शेड्यूल है एक, थर्ड शेड्यूल के दो टुकड़े हैं। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ए है, फॉर्म बी है। फॉर्म ए इज अबाउट बैलेंस शीट, फॉर्म बी इज अबाउट पीएनएल अकाउंट। तो हमें क्या 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 याद रखना है? द नॉर्मल कंपनीज एक्ट वाला बैलेंस शीट डज नॉट अप्लाई ऑन द बैंक्स इन इंडिया। द बैंकिंग कानून इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. It has a schedule called Schedule 3, which has two parts. Part A has balance sheet, Part B has P&L account. That becomes another question. फिर एग्जाम में सवाल बनता है कि जो बैंकों में ऑडिटर है उसके रूल्स क्या क्या हैं। मैं बहुत ध्यान से हाईलाइट करके आपके लिए लाया हूँ, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। आपने पूरा पढ़ा होगा और आप पूरा पढ़ते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा पूरा पढ़ने से, बट आई एम सेइंग दिस इज समथिंग कॉल्ड बेयर मिनिमम. This is called bare minimum a day before it has to be done and it has to be remembered here. क्या कि ऑडिटर को एजीएम में शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर को एजीएम में शेयर होल्डर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इट इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दोबारा सुन लें, नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उनको हटा के जितना बाकी बैंक बचा, दे आर लाइक कंपनीज. सो व्हेन दे आर कंपनीज दे हैव एजीएम एंड व्हेन दे हैव एजीएम दे हैव शेयर होल्डर्स पावर. सो बाकी बैंकों में सरकारी हटा के शेयर होल्डर्स करते हैं एजीएम, एजीएम में डिसाइड करते हैं हु विल बी द ऑडिटर. बट इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, इन केस ऑफ सरकारी बैंक, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू दिस. ठीक है, याद रखना है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिटर इज अपॉइंटेड नीदर बाय शेयर होल्डर्स नॉर बाय डायरेक्टर्स. आप भूलोगे तो नहीं. प्राइवेट सेक्टर बैंकों में हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? शेयर होल्डर्स एट एजीएम. सरकारी बैंकों में हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? सीएजी ऑफ इंडिया. राइट. इन रीजनल रूरल बैंक आरआरबी हु अपॉइंट्स द ऑडिटर? द बैंक विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. द बैंक इटसेल्फ डज द अपॉइंटमेंट बाय आस्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये वाला जो टॉपिक था वो अपॉइंटमेंट का था. Now we talk about remuneration. Remuneration for auditor in a bank is similar to the company law section 142 में जैसा है, but हाँ nationalized बैंकों में, सरकारी बैंकों में remuneration is fixed by RBI in consultation with central government. ये बातें नहीं भूलनी है आपको, right? Auditors report देखेंगे ध्यान से ये बात. Audit report of a bank has two kind of contents. Audit report of a bank has two kind of contents. Audit report of a bank has two kind of content. One, the common content applicable on a company are also applicable on a bank. दोबारा सुन लीजिए. The common contents applicable on a company, जो आपने सेक्शन 143 में पढ़ा होगा ऑडिटर्स के पावर्स एंड ड्यूटीज में, या आप पढ़ेंगे आगे कभी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में. ऑडिट रिपोर्ट के जो कंटेंट हैं बिल्कुल वही कंटेंट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ बैंक में भी अप्लाई होते हैं. बट द सेकेंड पार्ट आर द यूनिक कंटेंट फॉर अ बैंक. आई रिपीट व्हाट आई सेड. बैंकों के ऑडिट रिपोर्ट के दो कंटेंट होंगे. पहला, जनरल कंटेंट विच आर अप्लीकेबल ऑन एनी अदर कंपनी, दैट इज अप्लीकेबल ऑन बैंक ऑल्सो. बट द सेकेंड इज यूनिक कंटेंट फॉर अ बैंक. बैंक का ऑडिट रिपोर्ट में कुछ विशेष जरूर होता है. तो बैंक का ऑडिट रिपोर्ट में जो वो कुछ विशेष होता है वो नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए आपके स्टडी मैट में दे रखा है. देखिए, ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक इज रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट. चार चीजें दे रखी हैं. पहला, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, बैंक ने जो भी काम किए वो विद इन द पावर किए कि नहीं, ब्रांचेस ने रिटर्न्स अपने टाइम पर भेजे कि नहीं भेजे, और एनी अदर मैटर विच रिक्वायर्स द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो प्लीज याद रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट के ये जो चार पॉइंट दिए हैं ये केवल नेशनलाइज्ड बैंक के लिए दिए गए हैं. नेशनलाइज्ड बैंक के लिए दिए गए इन चार पॉइंट्स को यहां पर समझाया गया है, विच आर मैंडेटरीली इन एडिशन टू द नॉर्मल कंटेंट ऑफ अ सरकारी बैंक्स ऑडिट रिपोर्ट. याद रखना है आपको, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 इज नॉट अप्लीकेबल. इसको हम बोलते हैं कारो.
जब आप लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे, जब आप मॉड्यूल नंबर 7 पढ़ते हैं कंपनी ऑडिट का, उसके अंदर एक टॉपिक आता है कारो। तो कारो बैंकों पे नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे नहीं लगता, इंश्योरेंस कंपनियों पे नहीं लगता। अब हर बैंक को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फॉरेन बैंक हो, सबको एक LFAR बनानी पड़ती है। व्हाट इज LFAR? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इट्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट जिसका फॉर्मेट RBI ने प्रेस्क्राइब किया है, राइट? हाँ। नाउ ऑडिटिंग एस्पेक्ट ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, क्योंकि मैं ये कल समझा चुका हूं दोस्तों। देखो, एडवांस कैसे चेक होता है, कैश इन हैंड कैसे चेक होता है, बैलेंसेस कैसे चेक होते हैं, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस कैसे चेक होता है, फिक्स्ड एसेट कैसे चेक होती है। दीज आर यूनिक आइटम्स बट दे आर जनरल, दे हैव बीन डन बाय अस इन द पास्ट, in the last class also. Now we'll move on to the cooperative society. मेरी तरफ से 8.4 पूरा हुआ। Now let us start 8.5 कोऑपरेटिव सोसाइटी। आइए अब हम चलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी दोबारा से मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सही तरीके से, बहुत छांट कर, बहुत ध्यान से आपके लिए चीजें हाईलाइट करी हैं। इनको इग्नोर नहीं करना है और इनको यूं ही नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, कई बार जब स्टडी मैट ओपन होता है तो बच्चे को लगता है ये ऊपर ऊपर से है। ये ऊपर ऊपर से नहीं है, ये बहुत अंदर से है। मेरा बस कहना ये था, इन लाइनों को काट के मैं कहीं और से लिखता हूं ना जब, तो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैंने पिछले साल का मेरा रिवीजन वीडियो देखिए, मैंने क्या किया कि इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल कर अपना अलग PDF बनाया, फिर वो PDF स्क्रीन पे दिखाया। बच्चा कह रहा पता नहीं ये पॉइंट है भी हमारे कोर्स में कि नहीं, कहीं तो ये पुराना कोर्स का तो नहीं पढ़ रहे, कहीं ये किसी और कोर्स का तो नहीं पढ़ रहे, ऐसा शक करता है बच्चा। पता नहीं क्या बताऊं आपको भाई साहब। what I've done this time is I've opened the study material and I've highlighted the important point that I wanted to share with you people. तो कोई चक्कर ही नहीं है, आप मेरे वाले पॉइंटर सर याद करके जाइए, नंबर ही नंबर बरसेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, आपको फक्र होगा कि आपने मेरे साथ बैठकर फास्ट ट्रैक कंप्लीट किया है। चलिए खैर, लेट अस स्टार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में दोस्तों एक बहुत बड़ा आप याद रखिएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून हमारे देश में दो प्रकार के हैं। एक है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी का लॉ, एक है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट। सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी कानून के मुताबिक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द ओनली पर्सन क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर इन द cooperative society, but there are state cooperative societies act which have been made by the respective Rajya Sarkar. So there are so many Rajya Sarkar and there are so many kanun made by them which states that even a diploma holder in cooperatives can also do the audit. So it is up to them. ठीक है, मेजर तौर पर अगर आप देखें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट इज मैंडेटरी एंड दैट ऑडिट इज आल्सो डन बाय द पर्सन क्वालिफाइड टू डू ऑडिट इन अ कंपनी। जो आदमी कंपनी के लिए क्वालिफाइड है दैट इज अ CA, द सेम वन कम्स हियर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो। सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया? द यूनिक फीचर इज इट वर्क्स फॉर द मेंबर्स, it earn money, it earn gains and it distributes the gains among its members. It eliminates the middleman. It comes directly in contact with the customer and the producer. कोऑपरेटिव सोसाइटी बीच का मार्जिन खत्म कर देती है, यानी बीच का लॉस नहीं होता, कस्टमर को कम कीमत पर दाम मिलता है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनको गेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। Now, the registrar shall audit or cause to be audited. यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट है वो दो लोग कर सकते हैं। वन, द रजिस्ट्रार हिमसेल्फ और द पर्सन अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार, राइट। जब आप ऑडिट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो जो भी चीजें आप चेक करते हैं फाइनेंस में वो तो आप करेंगे, पूरा अकाउंट्स जो आप चेक करते हैं वो तो आप करेंगे, बट यू हैव टू गिव स्पेशल अटेंशन ऑन दिस एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सुना आपने मैंने क्या कहा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस टॉपिक से अगला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये देखिए, व्हाट आर द की पॉइंट्स इन द ऑडिट रिक्वायरमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट पॉइंट वाज द ऑडिट शैल बी डन बाय आइदर द रजिस्ट्रार और पर्सन अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार। This registrar is not registrar of companies.
दिस रजिस्ट्रार इज रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, चलिए। नाउ the registrar, the collector, or any person whosoever is doing audit will have access to all the books of accounts, and that's quite simple. Generally only a chartered accountant does the audit, but बहुत सारे ऐसे राज्य सरकारों के कानून है जिसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तब भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, या फिर पर्सन जिसने ऑडिटर के रूप में जॉब की है इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, वो भी ऑडिट कर सकता है। तो ये अलग अलग राज्य सरकारों का मुद्दा है। ठीक है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एक्ट में रजिस्टर्ड हो। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके स्टेट में रजिस्टर्ड है और वो मल्टी स्टेट में काम नहीं करती है, तो फिर आपका जो राज्य का कानून है वो उस पर लग जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर आप जानते हैं रजिस्ट्रार के द्वारा अपॉइंट होता है। जो ऑडिट फीस है वो वर्किंग कैपिटल के आधार पर कैलकुलेट होती है। यहां पर देखिए, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक में वर्किंग कैपिटल के आधार पर इनकी कैलकुलेट होती है ऑडिट फीस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको कौन कौन से, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड और जनरली मेंटेन्ड बाय अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया एट अ सेंट्रल लेवल ऑफ कोर्स। तो हमारे देश में केंद्र का कानून जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो प्रेस्क्राइब करता है कि आपको ये वाले अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, एसेट और इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और श्योरिटीज। इनका रजिस्टर आपको बनाना है इन डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए शेयर होल्डिंग पर रेस्ट्रिक्शन है। आप अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप एक लिमिट से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। लिमिट से ज्यादा होल्डिंग में दो लिमिट्स हैं, इन दोनों में से कुछ भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पहली 1000 रुपए से ज्यादा की शेयर होल्डिंग, और दूसरा ये 20% की शेयर होल्डिंग। ना तो 20% से ज्यादा आप होल्ड कर सकते, ना 1000 रुपए से ज्यादा होल्ड कर सकते। इनमें से विचएवर इज अर्लियर है, जो भी पहले क्रॉस हो जाएगी आपके ऊपर कैपिंग लग जाएगी, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो प्लीज याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, 20% और 1000 rupees whichever is earlier is the maximum limit of the shareholding for any person. Restriction on loan, केवल और केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन देगी। हम अपने मेंबर्स के अलावा किसी और को लोन नहीं देंगे। ठीक है, ठीक, लेकिन रजिस्ट्रार के अप्रूवल से ये हम कर सकते हैं कि एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को लोन दे दे। A cooperative society will not give loan to anyone other than its members. अपने मेंबर के अलावा ये किसी को लोन नहीं देंगे। ये बात समझ आई आपको? दूसरी बात, ये अपने मेंबर के अलावा किसी और को लोन दे सकते हैं, लेकिन वो कौन होगा, दूसरी सोसाइटी। लेकिन किससे पूछ के, रजिस्ट्रार से पूछ के। बोरोइंग, ये अपने मेंबर से और नॉन मेंबर से दोनों से लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास लोन लेने की सुविधा दोनों से है, मेंबर से भी नॉन मेंबर से भी। फंड कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी एक लिस्ट है। इस पर भी 5-6 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। लिस्ट डाउन द एरियाज इन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट इट्स फंड्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने पैसे कहां कहां पर इन्वेस्ट करने की इजाजत है, उसकी लिस्ट है। सेंट्रल और कोऑपरेटिव बैंक में, ट्रस्ट सिक्योरिटीज में, दूसरी कोऑपरेटिव के शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड या डिबेंचर में। ठीक है, किसी बैंक में, अदर देन सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन एनी अदर मैनर एज परमिटेड बाय अथॉरिटी। तो ये देखिए आप, 4 तो ये थे और 5 ये है। इन 5 जगह ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन 5 जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है। नाउ वी हैव अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को कैसे यूज करना है, कैसे क्या यूज करना है, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपका नेट प्रॉफिट है, उसका कम से कम 25% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है, इससे पहले कि आप डिविडेंड बांटें या बोनस बांटें। कोई शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं, कोई एम्प्लॉय को बोनस नहीं, कोई मेंबर को बोनस नहीं, किसी को कुछ नहीं बटेगा जब तक आप 25% पैसा रिजर्व में नहीं रख देते। अब मान लो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कह रही है हम तो वैसे ही आर्थिक संकट में 25% पैसा रिजर्व में रखवा दोगे, थोड़ा कम रिजर्व में रखवा दो, आज का खर्चा देखें कि कल का देखें।
रजिस्ट्रार कह रहा है चल कोई बात नहीं तू कम कर रख दे, लेकिन 10 से कम नहीं, यही लिखा है देखो यहाँ पर। रजिस्ट्रार चाहे तो 25% की रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है, लेकिन 10% से नीचे नहीं ला सकता। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी चैरिटी कर सकती है? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर कर दो, ठीक है। रजिस्ट्रार से पूछना है पूछ लो, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो 10% निकालना है वो किसका, बचे हुए प्रॉफिट का। पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, फिर जो बचा उसका 10% मैक्सिमम आप दान में दे सकते हैं। सर इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बने तो आप कर पाए। अब ये वाला वही है जो हमने कल सीखा था कि इनकम कैसे चेक होगी, एक्सपेंस कैसे चेक होगा, अदर पॉइंट कैसे चेक होंगे, ये तो सिंपल है। अब आता है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सीखते हैं, ये है 8.6। इस वाले यूनिट में ना दोस्तों मोटा मोटा 2 ही 3 चीजें जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, 1.5 पन्ने का कुल चैप्टर है ये। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पहले वो तुमसे पूछ सकता है कि अर्बन और रूरल इलाके की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम क्या हैं, उनकी लिस्ट तुमसे वो पूछ सकता है। पहला देखो, वो तुमसे पूछ सकता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है वो डिवाइडेड है किन भागों में। पहला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको हम नगर निगम कहते हैं हिंदी में, म्युनिसिपैलिटी जिसको हम नगर पालिका कहते हैं हिंदी में, और तीसरा नोटिफाइड एरिया काउंसिल या जिसको हम टाउन पंचायत या नगर पंचायत कहते हैं। 3 लेवल हो गए, यानी कि अर्बन के लेवल हो गए 3। अब रूरल के इलाके में देखो, सिमिलरली द रूरल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 लेयर्स। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। सो 1 इज ग्राम पंचायत, सेकेंड इज पंचायत समिति एंड थर्ड इज जिला परिषद। तो एक जगह हमारे पास 4 हैं और एक जगह हमारे पास 3 है, ये देख लीजिए आप। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1, म्युनिसिपैलिटी 2, नोटिफाइड एरिया 3। अच्छा, दोनों जगह 3-3 है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर कैन आस्क यू दीज नेम्स, और इस पर अच्छा खासा 4-5 नंबर का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि आपको लगता है यार लिस्ट लिखने से नंबर नहीं मिलेंगे, प्रेमचंद की कहानी की तरह व्याख्या करने से नंबर मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। खैर, दूसरा सवाल बनता है ये कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों इनका ऑडिट कराया जाता है। भाई ये पहली बात तो पब्लिक के पैसे से चलते हैं, ये हम और आपसे टैक्स लेते हैं, राइट। आप शहर में घुसते हैं, नगर निगम नगर पालिका उसका चुंगी लेती है, ऑक्ट्रॉय लेती है, तो उसके पैसे जब आप दे रहे हो तो उसका हिसाब भी तो इन लोग को देना होगा ना। तो पहला, इनका अकाउंट्स फेयर और करेक्ट हो, इनका इंटरनल कंट्रोल एडिकेट है कि नहीं, ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका पूरा वैल्यू ऑफ मनी आता है कि नहीं आता, फ्रॉड और एरर है कि नहीं। दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस। ये है वही जनरल पॉइंट कि अगर आप इनका ऑडिट करने गए, जिला परिषद का, पंचायत का, नगर निगम का, तो आपको क्या क्या चेक करना है। उनका नॉलेज लेना है, अपॉइंटमेंट चेक करना है कि सही हुआ कि नहीं हुआ, और ये बातें जो हमने कल पढ़ी थी वो सब कुछ यहाँ लिखी हैं। आपको देखो एक बार तो रीडिंग देनी पड़ेगी इसको। हाँ, अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपको इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप उसी क्लास के नोट्स रीड कर लीजिए। अगर आपने मेरा बैच नहीं परचेज कर रखा है तो आप इसको रीड कर लीजिए। आपको एक बार तो रीडिंग करनी पड़ेगी, चाहे ये रीड कर लो चाहे मेरा बैच रीड कर लो, वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज है, अच्छा लगेगा आपको। एक बार इसको या उसको रीड करने के बाद आप दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये टॉपिक यानी 8.4 से 8.6 एग्जाम में कब कब आए और कितने कितने नंबर के आए। अभी तक 3 अटेम्प्ट हुए हैं, आपको याद है, जून 23, दिसंबर 23, जून 24। मैं उन तीनों का आपको दिखाता हूं। हाँ, पहले है जून 23। जून 23 में यस दोस्तों, देखिए प्रिंसिपल, एनालिटिकल प्रोसीजर, रोटेशन और सेक्रेटरियल ऑडिट, डिबेंचर्स, क्वालिफाइड रिपोर्ट, हॉस्पिटल, और ये है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। नहीं,
तो इस जून 2023 में 8.3 मतलब 8.456 से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक बार इधर देख लेते हैं, ये कौन सा अटेम्प्ट है। ये जून 24 है दोस्तों, जून 24 का पेपर चेक कर लेते हैं। जॉइंट ऑडिट, ये तो होटल है, IFCFR है, इन्वेंट्री है, ऑडिट कमिटी है, वर्किंग पेपर्स है। तो जून 24 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है कोऑपरेटिव से, बैंक से और लोकल सेल्फ गवर्नेंस से। इसमें NFRA, एजुकेशन, कॉस्ट ऑडिटर, अनपेड डिविडेंड, सेक्रेटरियल ऑडिटर, ऑडिट ट्रेल, तो इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो कितना कमाल का बात है कि बैंक से कोई क्वेश्चन नहीं है, सोसाइटी से कोई क्वेश्चन नहीं है और लोकल सेल्फ गवर्नेंस से क्वेश्चन नहीं है। तो जब नहीं है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। ऑल राइट दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ये छोटी सी क्रिस्पी क्रंची क्लास आपके नंबर बढ़वा सकती है, बस आप अच्छे से पढ़िएगा। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मॉड्यूल नंबर 7 कंपनी ऑडिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।